नाज़रीन, घमसान का रन पड़ चुका है, इलाकाई जंग का आगाज हो चुका है। वो इलाकाई जंग जो कल को हमें आलमी जंग की तरफ लेकर जाएगी। नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस वक्त हर तरफ खलबली मच गई है। इजराइल की जानिब से यमन के ऊपर अटैक कर दिया गया है। ये इस जंग की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, ये इस जंग का सबसे बड़ा इवेंट है। इस हमले के साथ ही हम जंग के एक नए फेज के अंदर दाखिल हो गए हैं। इस पूरी जंग में पहली बार इजराइल की जानिब से बराह रास्त यमन के ऊपर हमला कर दिया गया है और अब यमन और इजराइल ऑफिशियली एट वॉर आ चुके हैं। इससे पहले यमन इन सपोर्ट ऑफ गाजा अटैक कर रहा था, लेकिन अब यमन की टेरिटरी के ऊपर इजराइल ने हमला कर दिया है। तो ऑफिशियली दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो अब जंग का आगाज हो गया है और अब यमन इस बात का जवाब रखता है कि उसकी टेरिटरी के ऊपर हमला हुआ है और वो हर ज़ाब्ते और हर लिमिट को साइड के ऊपर रखते हुए भरपूर तरीके से इजराइल को जवाब दे। और इसका ऐलान यमन की जानिब से कर दिया गया है। एक ऐसा हमला, एक ऐसा जवाब इजराइल को दिया जाने वाला है अगले चंद घंटों के अंदर अंदर कि दुनिया भी देखेगी और इजराइल भी याद रखेगा कि उसने किस टेरिटरी के ऊपर हमला कर दिया है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। तिल अवीव इस वक्त मैक्सिमम हाई अलर्ट के ऊपर है। इजराइल के तमाम शहर मैक्सिमम हाई अलर्ट के ऊपर हैं, क्योंकि ये सब अगले चंद घंटों के अंदर अंदर यमन के निशाने के ऊपर आने वाले हैं और मुस्तकिल निशाने के ऊपर आने वाले हैं। और एक ऐसा ऑफिशियल रिस्पॉन्स देने जा रहा है यमन कि वो अनप्रेसिडेंटेड होगा। इजराइल ने इससे पहले ऐसा कोई हमला ना देखा होगा। इसी के साथ नाज़रीन, एक और खबर जो मॉस्को से आई है जिसने वाशिंगटन को हिला के रख दिया है, काफ़ी परेशानी वहाँ पर पाई जा रही है। नाज़रीन, मॉस्को जो है प्यूटन वो मुकम्मल आर्मिंग करने जा रहे हैं यमन की, यानी जदीद तरीन असलहा, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और मिसाइल जो हैं वो देने जा रहे हैं यमन को। भरपूर तरीन हिमायत का ऐलान इस वक्त मॉस्को से सामने आया है। जब ये कुछ यहाँ पर हो रहा है, जब यमन और इजराइल ऑफिशियली आमने सामने आ गए हैं, उस दरमियान मॉस्को से ये खबर जो है वो कंफर्म होकर जो है वो सामने आई है। और इसी दरमियान नाज़रीन, जब खबर आई कि यमन के ऊपर हमला हो गया है, तो विद इन मिनट्स हिजबुल्लाह ने सैकड़ों मिसाइल इजराइल के ऊपर दाग दिए हैं। उनके कई शहर, नई कॉलोनीज, नई सेटलमेंट्स, नई आबादियां, फौजी ठिकाने जो है वो अंडर अटैक आ चुके हैं। थ्रू आउट द रीजन जो है वो धमाके सुने गए, आग लग चुकी है। यानी अभी यमन को तो जवाब देने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, उनके पास कौन सा F-35 तैयारे हैं कि वो उड़ेंगे और चंद मिनट में जाकर उधर पहुंच जाएंगे। वो तो उनको 2-4 घंटे चाहिए। तो फिल फॉर जो रिस्पॉन्स सामने आया, फिल फॉर वो हिजबुल्लाह ने अटैक कर दिया है। तो वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। ये जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हुई है आपसे शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि तिल अवीव पर जो यमन ने अटैक किया, उसके बाद हमने आपसे शेयर किया था कि इसराइल में ये डिस्कशन हो रही है कि डेटरेंस को हासिल करने के लिए यमनी कमांडर्स के ऊपर अटैक किया जाए, यमन के ऊपर हमला किया जाए। तो उस डेटरेंस को हासिल करने की एक नाकाम कोशिश जो है वो इजराइल की जानिब से की गई। यानी उसकी डेटरेंस तो क्या वापस आनी है, वो तो दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है कि उसकी कितनी पावर है, वो किस तरह मकड़ी के जाले से कमजोर है। वो तो दुनिया के सामने आश्कार हो गया कि तिल अवीव को भी निशाना बनाया जा सकता है। तो वो एक नाकाम कोशिश जो है वो की गई। अच्छा, ये काफी इस तरह का हमला था कि 40 से 50 मिनट पहले या 1 घंटा पहले हलचल होना शुरू हो गई थी। वो इस तरह से कि खबरें चलना शुरू हो गई थी कि इजरायली जो जहाज हैं वो देखे जा रहे हैं रेड सी की तरफ। इलाद के ऊपर उनकी परवाजें देखी गई। फिर जो एयर फ्यूल टैंकर्स हैं वो देखे गए। इजरायली F-35 तैयारों की रेड सी की तरफ परवाजें जो हैं वो देखी गई। तो लोगों ने गैस करना शुरू कर दिया था, एक्सपर्ट्स ने, कि ये कहीं यमन की तरफ तो नहीं जा रहे इसराइली जहाज। मतलब ये ऐसा नहीं कि अचानक हमला हो गया। तो लोगों ने कहा कि अच्छा हमला हो गया। मतलब 1 घंटा पहले, 40 मिनट पहले जो है ये थोड़ी सी हलचल देखने को मिली। डिस्कशन जो है वो मतलब टॉप न्यूज़ बन गई सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कि इस वक्त आगे होने किया जा रहा है। तो इस तरह ये जो है वह हमला हुआ है। हुदैदा जो बंदरगाह है नाज़रीन, वहां पर यह हमला हुआ है, हुदैदा शहर और हुदैदा बंदरगाह के ऊपर। और ऑयल फील्ड्स वहां पर बंदरगाह के उनको निशाना बनाया गया। ये काफी बड़ा हमला था। आग के बड़े बड़े शोले जो हैं वो वहां पर देखे जा सकते हैं। ये मेरे ख्याल से अब तक जितने भी हमले हुए हैं ये वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक था जो हुदैदा के ऊपर हुआ है।
मतलब अगर आप वो तस्वीर और वीडियोस भी देख रहे हैं तो बहुत बड़े आग के शोले और धुएं जो हैं वो वहां पर देखे जा सकते हैं। तो ये नाज़रीन इसराइल ने अब तक की सबसे बड़ी गलती कर दी है जो उसने यमन के ऊपर बराह रास्त हमला कर दिया। देखिए वही त्यारे हैं, वही इंटेलिजेंस है जिसके तहत यमन बमबारी भुगत रहा है। यानी F-35 त्यारे कौन से हैं? वही जिसके जरिए अमेरिका बरतानिया अटैक कर रहा है। इंटेलिजेंस किसकी है? वही इंटेलिजेंस जिसके तहत अमेरिका बरतानिया बमबारी कर रहा है। और इससे भी थोड़ा पीछे चले जाएं, पिछली पूरी दहाई उठाकर देख लें, जो सऊदी अरब ने बमबारी की है यमन के ऊपर, उसमें क्या था? उसमें भी इधर से भी अमेरिकी की तरफ से भी इंटेलिजेंस आती रही है और जो हथियार थे वो सारे अमेरिका ने दिए। अमेरिका ही के सारे वेपन तो इसमें इस्तेमाल होते रहे। तो वही वेपन, वही इंटेलिजेंस, वही त्यारे, वही सारा कुछ जो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो पिछले कई सालों से और खासकर इन 9 महीनों में तो बराह रास्त अमेरिका बरतानिया की बमबारी जो है वो यमन भुगत रहा है। तो अगर अमेरिका बरतानिया कुछ नहीं कर सका, उसकी रिपोर्ट्स हमने पिछली वीडियो में आपके सामने रखी ना, जो अमेरिकी फौजी वापस गए और उन्होंने बताया कि हमारे साथ वहां पर बीती क्या है। हमने मौत को कई बार चंद सेकंड के फासले के ऊपर देखा और ज़हनी मरीज वो बन गए हैं। तो अगर अमेरिका बरतानिया यमन का कुछ नहीं कर सका तो ये एक हमला ये यमन का क्या बिगाड़ लेगा? ठीक है, तो उन्होंने अपनी उस डेटरनेस को दोबारा से काम करने की एक नाकाम कोशिश की कि अच्छा हमला कर दिया, इजराइल ने हमला कर दिया, तो ये यमन का बिगाड़ क्या लेगा? लेकिन अब जो यमन वापस अटैक करेगा असल चीज तो वो है। तो इस तरह जो है वो इजराइल जो है वो गलती कर बैठा है। और इसमें पहले एक बात ये जरूर जहन में रखें कि आज देखें दुनिया के सामने हक और बातिल किस तरह सामने आ रहे हैं और दुनिया के सामने मुनाफकत और लॉयल्टी भी सामने आ रही है। आप देखिए हमारे सरकर्दा लीडर ममालिक की वो रजीम्स है जो महल्लात में बैठे हुए हैं और जेनोसाइड के ऊपर खामोश हैं, कोई किरदार उनका नहीं है, बल्कि उनका इजराइल के लिए सहूलतकारी है। आज अपने महल्लात में बैठे हुए और फाका सदा मुल्क, कई सालों से जुल्म के खिलाफ लड़ता हुआ मुल्क यमन वो जेनोसाइड के खिलाफ खड़ा हुआ। आज देखिए कि कैसे सारे मिलकर उसके ऊपर बमबारी करने पहुंच गए। जेनोसाइड को रोकने के लिए किसी का कोई किरदार नहीं है, वहां पर कोई अपना किरदार अदा नहीं कर रहा, लेकिन उस एक यमन के ऊपर सब लगे हुए हैं। पहले अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और अब इजराइल में पहुंचे हुए सब, सारा जैसे इस दुनिया में तबाही का सारा जिम्मेदार यमन है। तो ये भी जरा आपने फर्क ज़हन में रखना है कि किसका क्या किरदार है और तारीख किसको किस तरह से याद रखेगी और अजमत आज किसकी है। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं। तो इसराइल ने तो जो करना था वो कर दिया। 2000 किलोमीटर दूर से वो इसराइल चला, हमला करके वापस चला गया। तो अब आगे क्या होगा? सवाल यह कि व्हाट्स नेक्स्ट। पहली बात नाज़रीन ये समझ लें कि क्या किसी अरब मुल्क की इसमें एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है? यानी जो अमेरिका बरतानिया के हमले हो रहे थे वो तो एयरक्राफ्ट कैरियर से परवाज भर रहे थे उनके जहाज, या साइप्रस से आ रहे थे, या तो जो अरब्स की एयर स्पेस है वो इस्तेमाल नहीं हो रही थी। अच्छा, क्योंकि यमन ने कहा हुआ था कि अगर अमेरिका को, बरतानिया को किसी ने एयर स्पेस दी तो फिर उसका भयानक अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये तो उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर से प्रवास थोड़ी भरी है, ये तो इजराइल की टेरिटरी से त्यारे उड़े हैं ना। तो सवाल यह कि इनका रूट कौन सा था? क्या किसी अरब मुल्क ने अपनी एयर स्पेस दी है? तो यह सबसे अहम होगा, क्योंकि अगर किसी अरब मुल्क ने अपनी एयर स्पेस दी है तो फिर मामला बहुत गड़बड़ है, फिर ये आपस में एक नया जो महाज है वो खुल जाएगा। दूसरी बात यह है कि यमन अब किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। यमन का स्टेटमेंट सामने आया, अभी ऑफिशियली मतलब तफसीलन वो बताएंगे कि क्या कैसे क्या करना है, लेकिन जो फौरी स्टेटमेंट सामने आया कि यमन जो है इसका हार्ड रिस्पांस देने जा रहा है। एक ऐसा रिस्पांस जो दुनिया याद रखेगी, एक ऐसा रिस्पांस जो इसराइली याद रखेगा, एक ऐसा रिस्पांस जो इसराइल ने आज से पहले एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। उन्होंने कहा इसका फिल फॉर और भरपूर जवाब जो है वो इस वक्त दिया जाएगा। तो ये अहम चीज़ है कि यमन कैसे और किस तरह का हमला जो है वो करेगा। ऑलरेडी अगर हम देखें तो जो उन्होंने तिल अवीव के ऊपर अटैक किया उसके बाद यमन ने अपनी हिकमत अमली वाजे की कि अब हम मुसलसल जदीद और ऐसे हथियार जो अब से पहले इस्तेमाल नहीं हुए उनके साथ हम अटैक करेंगे इसराइल के ऊपर, और तिल अवीव मेन फोकस होगा। तमाम इजरायली शहर जो है वो हमारे निशाने के ऊपर होंगे और ये अब सिलसिला चल निकला। ये यमन ने अनाउंस किया तिल अवीव पर हमले पर 48 घंटे पहले, लेकिन अब तो डायरेक्ट यमन पर हमला हो गया ना। अब तो इक्वेशन ही बदल गई है, अब तो हम नए फेज के अंदर दाखिल हो गए हैं। तो अब यमन उससे भी ज्यादा हार्ड जो है वो रिस्पॉन्स करने जा रहा है। तो आप बस इंतजार करें और इसराइल जो है
वो अब अपना बंदोबस्त अब कर ले कि उसके साथ आगे चलकर जो है वो क्या होने जा रही है। बस अगले जो चंद घंटे हैं नाज़रीन, अगले चंद घंटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से कुछ भी हो सकता है। यानी चूंकि हालात अब बहुत अनकंट्रोलेबल सिचुएशन की तरफ चले गए हैं, तो यहां अगले चंद घंटों में आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। एक खुली जंग, एक इलाकाई जंग यहां से छिड़ सकती है और उस इलाकाई जंग में और आगे जो जिसकी कड़ियां जो हैं वो वर्ल्ड वॉर तक जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ हो ना हो, लेकिन यमन का एक भरपूर अनइमेजिनेबल हमला जो है वो इजराइल की तरफ रमा दवा है। और इसी दरमियान नाज़रीन, जब ये सारा कुछ हो रहा है तो मॉस्को से एक कंफर्म खबर जो है वो सामने आई है। अमेरिकी मीडिया ने इसको रिपोर्ट करना शुरू किया है, बाकी मीडिया ने, और वो ये है कि प्यूटन ने ये फैसला किया है कि वो भरपूर तरीके से आर्मिंग करने जा रहे हैं हौसियों की, यमन की। अच्छा, इससे पहले हमने एक खबर आपके सामने रखी थी कि मॉस्को से खबर है कि एंटी शिप मिसाइल दिए जाने हैं। वो एक हद तक ये खबर थी। अब एक तो उसकी कंफर्मेशन भी हो गई और दूसरा ये जो खबर है इसमें डिफरेंस ये है कि वो मुकम्मल आर्मिंग की बात कर रहे हैं। यानी एक होता है ना कि मुकम्मल असलिया देना, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, जदीद तरीन वसाइल, जदीद तरीन मिसाइल, जदीद तरीन ड्रोन्स, यानी एक मुकम्मल आर्मिंग करना, वो हौसियों की वो करने जा रही है। यानी एक टाइप के या एक नौयत के या मुख्तसरन या स्पेसिफिक जो है वो इस तरह के कोई मिसाइल खाली नहीं है। यानी एक फौज को जो पूरा असलिया दिया जाता है वो इस वक्त वो देने जा रहे हैं एक मुकम्मल पार्टनरशिप के साथ। इस चीज़ का जो है वो फैसला हुआ है। तो ये सबसे बड़ी खबर सामने आई। इसकी मैं सबूत आपके सामने पहले रख दूं। यानी एक तरफ ये कुछ हो रहा है और ऊपर से रशिया मजीद इतना कुछ देने जा रहा है। तो सोचिए कि आगे इजराइल को बचाने कौन आएगा और इजराइल का हशर नशर क्या होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल पहले लिख रहा है, यूएस लॉन्चेस एफर्ट्स टू स्टॉप रशिया फ्रॉम आर्मिंग हौसी। ठीक है, यूएस ने अंदर खाते अपनी एफर्ट्स भी शुरू कर दिए कि किसी तरीके से ये रोका जाए। अ यूएस कमांडर सेंट कॉन्फिडेंट लेटर वार्निंग दैट यूएस इज फेलिंग टू डिटर रेड सी अटैक्स ऑन शिपिंग। वो जो सेंटकॉम के लीडर हैं वो अब उनका जो खुफिया मैसेज भेजा गया था, जो हमने 24-48 घंटे पहले आपसे शेयर किया था, जिसमें हमने आपको बताया कि यूएस सेंट कमांड के जो कमांडर हैं उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम किया कि हम यमन को रोकने में नाकाम हो गए हैं। तो वो इस वक्त टॉप हेडलाइन जो है वो बन चुका है और साथ वो लिंक कर रहे हैं कि भाई इधर अमेरिका हार चुका है, उधर मॉस्को कह रहा है कि हम मजीद हथियार दे रहे हैं, और साथ अब ये वाकया हो गया है। यूएस इंटेलिजेंस वॉर्न्स रशिया इज आर्मिंग हॉर्सेस, CENTCOM commander says US failing to deter attacks on shipping in Red Sea. Times of Israel, Moscow may arm Yemen's horses over US support for Ukraine. Report, US quietly working to thwart Russia from arming Houthi rebels. वो rebels बैरल लिखते हैं हौसी बागी। तो वो जो है ना इस वक्त प्राइड बन चुका है यमन, और ये रशिया जो है इस तरह से प्यूटन ये फैसला कर लिया कि हम ये देने जा रहे हैं। और जो उन्होंने कहा कि इन रिस्पॉन्स टू यूक्रेन, अब आपको यह भी समझ जाना चाहिए कि यूक्रेन और मिडिल ईस्ट की जंग आपस में कोई फर्क नहीं है, और जितना रशिया को वहां पर इनसिक्योर और कॉर्नर किया जाएगा उतना रशिया ज्यादा खुलकर इधर मिडिल ईस्ट की जंग में मदद के लिए आएगा। और ये जो अलायंस कायम हुआ है फिलिस्तीन और उसके इत्तेहादियों का रशिया के साथ, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर है कि आज रियलिटीज इस तरह से बदल गई हैं कि ये फलस्तीन इत्तेहादी और रशिया जो है वो एक पेज के ऊपर आ गए हैं। इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भी रशिया जो है वो एक पेज के ऊपर आ गया। तो ये म्यूचुअल इंटरेस्ट इस तरह से ब्लॉक्स जो हैं वो बन गए हैं। हालांकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि रशिया और इजराइल के भी अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन आज मामलात बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ हो चुके हैं। अच्छा, यहां पर चलते चलते एक इंटरेस्टिंग पहलू आपके सामने रख दें, और वो ये है कि सऊदी अरब नहीं चाहता कि ये असलहा जो है वो यमन तक पहुंचे। ये कितनी अजीब सी बात है। जेनोसाइड पर कुछ करना नहीं, इसराइल के खिलाफ कोई एक्शन लेना नहीं, उल्टा तेल पहुंचाना, सारा कुछ करना, रास्ता देना, और साथ ये भी कहना कि यमन को भी कोई असलहा ना पहुंचे। तो इसमें प्यूटन जो है वो कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं सऊदी अरब को, और वो लेना ज़रूरी है। जाहिर बात है, अब मामलात आपको ब्रॉडर कैनवस में देखने पड़ते हैं। तो सऊदी अरब इस रीजन का सबसे बड़ा एक प्लेयर है, तो इन कॉन्फिडेंस लिया जा रहा है सऊदी अरब को। लेकिन अगर बात ना बनी तो ये तो तय है कि अब ये यमन को यह असला पहुंचाना जो है वो रूस के लिए नागुज़ीर हो चुका है। अगर सऊदी अरब के साथ कोई बात नहीं भी बनती, बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है और बन जानी चाहिए। अब आगे नाज़रीन हिजबुल्लाह की ताज़ा तरीन तफसीलात आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, जब ये खबर आई कि यमन के ऊपर अटैक हो गया तो साथ ही विद इन मिनट्स जो है वो हिजबुल्लाह ने हमले शुरू कर दिए, क्योंकि वैसे भी मैंने आपको बताया ना
कि हमले से पहले ऑन रिकॉर्ड खबरें आ रही थी कि इधर हलचल हो रही है रेड सी में। तो हिजबुल्लाह को तो या यमन को या पसे पर्दा तो बहुत सारी और चीज़ें क्लियर होती हैं, मीडिया पर तो वैसे भी कम आता है, तो उनको तो ज़्यादा पता होता है कि एक्चुअली आगे क्या होने जा रहा है। तो वो अपना तैयार बैठे होंगे। तो उन्होंने फिल फॉर जो है वो मिसाइल दागे हैं इसराइल के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि यमन के हमले में थोड़ा सा 2-4 घंटे लगेंगे, उनके पास F-35 नहीं है। तो इधर हिजबुल्लाह ने फिल फॉर जो है वो मिसाइल दागे हैं कि ये मतलब होता है ना फौरी जवाब देना। और चूंकि मतलब पता चले कि भाई ये सारे एक साथ अब खड़े हैं, मल्टी फ्रंट वॉर हर तरफ से इसराइल पर टूट पड़े हैं कि इसराइल उधर यमन से निपटने गया तो इधर से हिजबुल्लाह घुस गई है, ठीक है। वो हिजबुल्लाह से निपटने जाएगा तो इधर से यमन आ जाएगा, इराक आ जाएगा। तो ये सूरत हाल है। अब जरा तफसीलात देखिए। रॉकेट साल्वोस विद मोर देन 40 मिसाइल्स वर लॉन्च फ्रॉम लेबनान इन द डायरेक्शन ऑफ गोलान। 55 प्रोजेक्टाइल्स वर मॉनिटर्ड फ्रॉम लेबनान ड्यूरिंग द रीसेंट प्रेयर्स एंड अ नंबर ऑफ देम लैंडेड इन द गलीली फिंगर एरिया। बहुत सारे जो है मतलब 40-45 जो हैं वो लैंड किए, कुछ इंटरसेप्ट हो गए। इजरायली मीडिया वायलेंट एक्सप्लोजन्स वर हर्ड इन द नॉर्दर्न गोलान। वायलेंट शदीद तरीन जो धमाके हैं वो सुने गए। इजरायली मीडिया फायर्स ब्रोक आउट अक्रॉस द गलीली एंड गोलान एज अ रिजल्ट ऑफ द रॉकेट्स। गोलान में भी और गलीली जो बहुत बड़ा एरिया है, इसमें कई सैकड़ों सेटलमेंट्स और आबादियां, और वो वहां पर आग लगी हुई है। गोलान के अंदर धमाके और आग लगी हुई है। फिर अ कन्वॉय ऑफ 10 ग्रेड मिसाइल्स वाज लॉन्च फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स द स्नैर कॉलोनी। एक मैंने आपको बताया कि नई आबादियों की तरफ हसन नसरुल्लाह ने जैसे कहा 10 मुहर्रम अल हराम को, तो उसके बाद हमले शुरू हो गए और अब वो रोज बरोज शिद्दत इख्तियार करते चले जा रहे हैं। नई आबादियां जो अभी तक इवैक्यूएटेड नहीं हैं उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। तो ग्रेड मिसाइलों के साथ एक और कॉलोनी के ऊपर हमला किया गया। फिर मिसाइल साल्वो फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स द ऑक्युपाइड टेरिटरीज। फिर सायरन साउंड इन द सेटलमेंट्स ऑफ नतुजुआ, जरीत एंड शमूरा ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर एंड किफार बलम, बेते हलील, अमीर, क्रियात शमोना, सफ़ेद निहिमिया इन द नॉर्थ। मतलब दर्जनों उनकी आबादियाँ और एक बड़े मतलब जो जिस तरह के शहर होते हैं उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। और नाज़रीन तिब्रियास के ऊपर भी अटैक हुआ है। तिब्रियास दूर दराज का और बड़ा सिक्योर और बड़ा अहम इलाका। साउंड्स ऑफ एक्सप्लोजन्स वर हर्ड एज फार एज तिब्रियास एरिया। मतलब इतने दूर थे कि तिब्रियास तक भी, इतना डीप हमला था कि तिब्रियास भी अंदर अटैक आया। नॉन स्टॉप शूटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड सायरन्स वर हर्ड इन द वेस्टर्न गलीली एंड नॉर्दर्न गोलान एंड द फिंगर ऑफ गलीली। मतलब नॉन स्टॉप शूटिंग। ये जो हम अभी आपके सामने तफसीलात रख रहे हैं, मतलब इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमले तो पीछे से जा रही हैं। ये हमने फेल फॉर जो यमन के रिस्पांस में हमले हुए हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। यानी सिलसिला उधर से खुला हुआ है। अभी जो खबरें आ रही है कि किसी भी वक्त तेल अवीव पर भी हिजबुल्लाह अटैक कर सकती है, ठीक है। ये किसी भी वक्त ये हो सकता है। उधर से मतलब मुसलसल हमले जो हैं वो जारी हैं। रॉकेट्स फेल इन अमीर सेटलमेंट्स इन गलीली फिंगर एंड फायर ब्रोक आउट इन द प्लेस। फिर सीरीज ऑफ न्यू मिसाइल वर लॉन्च फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स द अपर गलीली। अमीर सेटलमेंट के अंदर एक फैक्ट्री जो है उसको बराह रास्त जो है वो निशाना बनाया गया है। तो ये इस वक्त नाज़रीन हिजबुल्लाह ने जो फिल फॉर हमले किए उनके कई सेटलमेंट्स के ऊपर, कई उनकी आबादियों के ऊपर और फैक्ट्रीज को निशाना बनाया। अभी मजीद तफसीलात आएंगी कि आग लगी तो कितना नुकसान हुआ, कितने उनके सेटलर्स मारे गए, कितने उनके फौजी मारे गए, क्या हुआ है। तो ये आग जो है वो कई घंटे चलती रहती है, लेकिन आप देख लें कि 200 से 300 मिसाइल जो है वो यहाँ पर फायर कर दिया गया है और अभी अगले घंटों में मजीद तफसीलात आएंगी। लेकिन मुद्दा यह है कि नया फेज शुरू हो चुका है, एक नए लेवल की जंग शुरू हो चुकी है, एक खुली जंग जो के लेवल के ऊपर की तरफ हम बहुत तेज़ी के साथ जा रहे हैं। बहुत तेज़ी के साथ हमें एक फुल फ्लैज रीजनल वॉर की तरफ जा रहे हैं। यहीं पर एक हमले की तफसीलात जो है वो हम गज़ा से आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, गज़ा में एक बहुत बड़ा ये वाक़या पेश आया है जो बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन अल-कसाम ब्रिगेड की जानिब से किया गया है। एक टनल के अंदर घात लगाया गया है। यानी जब ये सारा कुछ हो रहा है तो गज़ा में तो लड़ाई जारी है, वहाँ पर इसराइली फौज मौजूद है, गली में हर स्ट्रीट टू स्ट्रीट और फेस टू फेस बैटल वहाँ पर तो जारी है जैसे मामूल के मुताबिक वहाँ पर। तो एक बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन की तफसीलात आपके सामने रख दें कि एक फूड फोर्स को जनाब एक टनल के अंदर ले जाया गया बॉबी ट्रैप करते हुए, और वहाँ पर जो है वो उसको उस टनल को उड़ा दिया गया और सारे के सारे जो हैं वो इसराइली फौजी वो उस टनल के अंदर मारे गए, लीविंग देम डेड एंड वुंडेड इन तल अल सुल्तान नेबरहुड। ये रफा का ये वाक़या है कि वहाँ पर जिसको अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है, बिकॉज द ज़ायनिस्ट फूड फोर्स टू बी किल्ड
और wounded by blowing up tunnel opening in Tal al-Sultan neighborhood। पूरी तरह से टनल को जो है वो उड़ा के रख दिया है। इसके अलावा भी बॉम्ब्ड द निहाल उस साइट विद अ नंबर ऑफ हैवी कैलिबर मोटार शेल्स, ठीक है, गजा के बाहर भी जो है वो बमबारी की गई है। फिर वन ऑफ द एनिमीज ट्रूप कैरियर वाज बॉम्ब्ड इन विसिनिटी ऑफ अल मसूरी ईस्ट ऑफ द रफा एंड दोज इनसाइड वर किल्ड एंड वुंडेड। पर्सनल कैरियर, आपको ये याद होना चाहिए कि हंड्रेड्स ऑफ पर्सनल कैरियर जो हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। ये इजरायली आर्मी खुद मान चुकी है। जब उन्होंने सैकड़ों टैंक्स के हवाले से माना तो ये भी उन्होंने माना कि हमारे सैकड़ों ट्रूप कैरियर भी उसमें जब वो तबाह हुए। फिर कसाम ब्रिगेड के एक आर्टिलरी यूनिट ने इजराइल की जो आर्टिलरी यूनिट है उसको भी निशाना बनाया और ये वाकया भी रफा में हुआ है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तफसीलात हैं, बहुत क्रूशल, बहुत नाजुक मोड़ के ऊपर हम हैं और अब हर तरफ खलबली है, हैजान है, किसी को कुछ नहीं पता कि अगले आने वाले घंटों में, अगले आने वाले दिनों के अंदर क्या होने जा रहा है। तो ये डिसाइडिंग मोड आ गया है। आपसे तफसीलात शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़।